कल रात करीब 8:30 बजे पेशेंट अपने इलाज के लिए दवाखाने में गए थे, लेकिन उस समय दवाखाने में एक अटेंडेंट के अलावा नर्स, डॉक्टर और अन्य स्टाफ उपलब्ध नहीं रहने की वजह से उस पेशेंट को उपचार के लिए उतने ही रात को 4 किलोमीटर दूर एकोडी के शासकीय दवाखाने जाकर उपचार करना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार दवाखाना बनाने के लिए शासन ने 6 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन जिला आरोग्य अधिकारी की लापरवाही से यह दवाखाना सुविधाओं से कोसों दूर है। प्राथमिक उपचार की दवाइयां और स्टाफ की व्यवस्था नहीं रहने से शासन के 6 करोड़ रुपए पानी में बह गए हैं। ऐसा आरोप गांव के पदाधिकारी इनके ओर से किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वहां के डॉक्टर और स्टाफ के लिए क्वार्टर बने हुए हैं, लेकिन उसमें काम करने वाले ठेकेदार के आदमी रहते हैं। सवाल यह उठता है कि जब ठेकेदार के आदमी वहां रह सकते हैं तो स्टाफ क्यों नहीं? डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद जो दवाइयां वहां होनी चाहिए वह दवाइयां भी दवाखाने में उपलब्ध नहीं है। जहां दवाइयां रखने के लिए फ्रिज की आवश्यकता होती है, वह भी पुरानी फ्रिज बिना दवाइयों की खाली पड़ी है। इतना ही नहीं तो आरोग्य विभाग के अभियंता के आशीर्वाद से चल रहा काम भी ठेकेदार अपनी मनमानी से करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि शासन जो निधि जनता के सुविधाओं के लिए खर्च किया, उस निधि का जिला आरोग्य अधिकारी और अभियंता के आशीर्वाद से दुरुपयोग किया जा रहा है। एक अभी ओपीडी में एक शिफ्ट नर्स है बस। नहीं, नाइट में ड्यूटी किसकी रहती है? नाइट में ड्यूटी किसकी रहती है? नर्स का अवेलेबल नहीं है सर फिलहाल। आपका पोस्ट कौन सा है? सर बाबू है। आप बाबू हो, तो रात में डॉक्टर की, नर्स की पोस्ट नहीं है? नहीं यार, मतलब अवेलेबल नहीं है पोस्टिंग। यानी रात में कोई रहेगा नहीं यहाँ पर? है नहीं सर अपना सर। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि फिलहाल पोस्टिंग नहीं। सिर्फ ओपीडी में एक है। ओपीडी के दिन में अपनी पूरी ड्यूटी निकालती है, 5 बजे तक रहती है। हाँ। सुबह 8 बजे से। और रात में पेशेंट आए तो फिर वो पेशेंट का क्या? पेशेंट फिर अगर कोई आ गया तो ये बुला सकते हैं डॉक्टर को। बताओ, छुट्टी बोल रहा तो उसमें छुट्टी है क्या है तो देख लेते हैं ना उसमें प्रेजेंट साइन मारिए कि क्या मारिए तो सर के केबिन में नहीं है, सिर्फ एक ही एनएम है। कौन रहते हैं? नाइट ड्यूटी में परिचय रहता है सर। और नाइट में अगर कोई पेशेंट आ गया तो कोई इमरजेंसी पेशेंट आ गया तो उसका क्या? उसको सर अब है, जब एनएम है ही नहीं सर तो किस कर सकते हैं। और अभी अब क्वार्टर के फिलहाल सर, अभी क्वार्टर फिलहाल रहने लायक है ही नहीं, बने ही नहीं पूरा, अभी साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं बने हैं, लेकिन उसमें रहने लायक सुविधा नहीं फिलहाल डॉक्टर को, एमओ को। उनके एक में रूम में, एक डॉक्टर के एक रूम में सीमेंट रखा है और एक रूम में मजदूर रह रहे यहाँ बनाने के लिए। मजदूर कहाँ के? ये मजदूर बाहर के ठेकेदार के सर। जो रूम में रह रहे हैं वो डीएचओ वाला है क्या, किसका है? एमओ वाले हैं 2 रूम। और कर्मचारी वाला अलग है सर। तो कर्मचारी वाले क्लियर है क्या? कैसे? नहीं, वो भी नहीं क्लियर सर। वो भी इसमें एक अभी ये रहता है, एचए रहता है एक, उसके लिए एक बना है तो ये रहता है, वो भी उसका भी उसने भी रिजाइन दे दिया। बने हुए क्वार्टर में ठेकेदार के आदमी रह सकते हैं तो तुम्हारा स्टाफ क्यों नहीं रह सकता यार? सर तो वो की बात अलग है, ये तो सफाई नहीं है ना सर, मजदूर बात अलग है और कर्मचारी कल रात में इसी अटेंडेंट था यार? अटेंडेंट था, उसके अलावा कुछ नहीं नहीं है नहीं सर, यार ड्यूटी नहीं है, मतलब यहाँ कर्मचारी नहीं स्टाफ नहीं है, था? वो स्टाफ ही नहीं है, स्टाफ है नहीं ना सर। डेली नहीं रहता? डेली रहता है लेकिन नाइट के लिए नहीं है, नाइट के लिए कोई नहीं है? कोई नहीं है, क्योंकि एनएम की पोस्टिंग है नहीं, हुई नहीं फिलहाल। एक दोनों है, 2 भी इस पे है, क्या बोलते हैं इस पर है, वो ये आई है, बाहर से आई है, या फिर फिक्स पोस्टिंग नहीं है उनकी, डेपुटेशन पे आई है 2। एक एचए करके है, एनएचएम बोलते हैं उसको, लेडीज़ है, मतलब उसको सहायिका बोलते हैं, वो है, वो उसकी भी डे में ड्यूटी रहती है। LH में रहती है 10 बजे से 5 बजे तक। कनिष्ठ सहायक इस पोस्ट है, कनिष्ठ है। सारा लेखा जोखा पीएससी का आपके पास? हाँ, कार्यालय में रहता है मेरे पास सिर्फ। मी जयकुमार इनाईत, राहणार बेरडीपार, ग्रामपंचायत सदस्य। आज आम्ही PSCला व्हिजिट दिलेली आहे। PSCमध्ये डॉक्टरला विचारणा केली की औषधी पूर्णपणे आहे किंवा नाही, इथं पेशंट ज्या प्रकारे आलेले आहेत त्यांना औषधी मिळणार की नाही मिळणार। डॉक्टराच्या म्हणणं असं निघालं की आमच्या PSCला फ्रीज नाही, TTचे इंजेक्शन नाही, पुष्कळ सारी दवा PSCमध्ये अवेलेबल नाही, आम्ही करिता पेशंटला औषधी पूर्ण पुरवठा करू शकत नाही। रात्रीला एक घटना घडलेली होती, विकासजी असाटे यांनी एक पेशंट घेऊन आलेले होते। पेशंटला TTचा इंजेक्शन लागत होता, पण PSCमध्ये अवेलेबल TT इंजेक्शन नाही। अशी अवस्था जर PSCची राहिली, आजूबाजूच्या गावातील नागरिकांचा जीव धोक्यात राहील। 6 करोडची PSC बनून तयार आहे। इथं रात्रीला डॉक्टर
अवेलेबल नाही राहत, क्वार्टर बनून आहेत. डॉक्टर विचारणा केली की क्वार्टरमध्ये का बरं राहत नाही, क्वार्टरची साफसफाई नाही झालेली आहे करिता आम्ही क्वार्टरमध्ये राहू शकत नाही असे आम्हाला उत्तर दिलेले आहे. क्वार्टरची चौकशी केली असता क्वार्टर साफसफाई केलेली आहे करिता डॉक्टर उडवाउडीचे उत्तर आम्हाला देत आहेत. DOच्याला 5-6 वेळा आपण फोन लावले पण कॉल रिसीव केलेले नाही. ही व्यवस्था वरच्या अधिकाऱ्यांना आम्ही पाचारण करून इथची व्यवस्था त्वरित व्हायला पाहिजे अशी माझी अपेक्षा आहे. मैं पप्पू सैयद ग्राम पंचायत काचेजनी से पदाधिकारी के नाते मैं इस बेड़ीपार की PSC में आज विजिट देने आया और मुझे रात में जो केस पता चली कि यहाँ कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो मैं अब इस वीडियो के माध्यम से इतना मैं शासन को अवगत कराना चाहता हूँ, जिला परिषद के DHO को और यहाँ के हेल्थ विभाग को, पूरे सिस्टम को, कि यहाँ जो अवस्था है, यहाँ एक तो RI फैसिलिटी, वैक्सीन की फैसिलिटी नहीं है. दूसरी बात एक है कि यहाँ मेन जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस अभी तक इशू नहीं किया गया है. एम्बुलेंस नहीं रहने से डॉक्टर की टांग टूट गई है. वो कोई भी वैक्सीन लाना है, पेशेंट को बाहर भेजना है, आधी रात को डिलीवरी का कभी भी समय आधी रात कुछ रहता है और उस वक्त पे वो पेशेंट आरोग्य विभाग से अपेक्षा रखता है कि मेरे को प्रॉपर फैसिलिटी मिलना चाहिए. यहाँ एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से इनकी टांग टूटी हुई है. दूसरी बात है कि यहाँ के जो यहाँ फ्रिज नहीं है तो वैक्सीन नहीं है. यहाँ सिर्फ एक ही टेस्ट दो ही टेस्ट होते हैं. एक तो शुगर का टेस्ट होता है और हेमोग्लोबिन का टेस्ट होता है. CBC है, मलेरिया है और वो तो वायरल है, बाकी के टेस्ट तो छोड़ दो. इनको वहाँ से तिरोड़ा से बुलाना पड़ता है. तो ये 6 करोड़ की लागत से जो PSC यहाँ बनी है 14 गाँव के लिए, तो ये काय के लिए बनी है? पैसा शासन का किस के ऊपर खर्चा होने वाला है? और पब्लिक के ऊपर खर्च होने के लिए यहाँ जो बनाई गई है और पब्लिक को सुविधा देने के लिए, तो उसका कोई प्रॉपर उनको वो नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है. यहाँ सबसे पहले क्वार्टर्स की अवस्था है, या ठेकेदार आके अपने लेबरों को यहाँ क्वार्टर्स में लाके रख दिया. ठेकेदार ने अपना तंबू लगा के अलग खड़ा रखना चाहिए ना, उसका तंबू में अलग उसके लेबर रहना चाहिए. या वो डॉक्टरों के स्टाफ के क्वार्टर में अगर वो ठेकेदार के लेबर रहेंगे तो यहाँ के क्वार्टर्स वाले कहाँ जाएंगे, फिर यहाँ का स्टाफ कहाँ जाएगा? ये मेरा कहने का मतलब है. यहाँ ना अभी जो है एमओ का क्वार्टर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और यहाँ पानी की फैसिलिटी और बिजली की एक बार लाइन गई तो यहाँ फिर तुम्हारा फ्रिज भी काम नहीं करता और कुछ नहीं करता. HLL की पोस्ट अभी तक हुई नहीं है यहाँ और लेबोरेटरी यहाँ टेक्नीशियन है ही नहीं है. इसके लिए यहाँ की सुविधा प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो ये 6 करोड़ पानी में पूरे बह गए. आज यहाँ जो आके देखे, यहाँ की अवस्था देखे, यहाँ मिले हैं स्टाफ से, तो यहाँ कोई भी नहीं. फ्रिज जाके देखो खाली पड़ा है और पेशेंट तो बहुत आते हैं यहाँ. एक बार अगर नाम अच्छा चल गया तो पेशेंट यहाँ पूरी सुविधा लेंगे, क्योंकि इंटीरियर का इलाका है. यहाँ से सोनेगांव, डब्बे टोला, इधर तुम्हारा नहर टोला, इधर रामपुरी वगैरह, इधर के पेशेंट पूरे यहाँ आने की सोचते हैं. अगर यहाँ की रेपुटेशन अच्छी रहेंगी तो यहाँ आएंगे, नहीं तो एकोडी और वो तिरोड़ा. आप मेरे को बताइए कि यहाँ अगर फैसिलिटी अच्छी रहेंगी तो वहाँ का बर्डन तो कम होगा ना, तिरोड़े का, एकोडी का, सुकड़ी का. आज यहाँ नर्स का स्टाफ नहीं है, वो खैरबुड़ी से आके यहाँ नर्स अपनी सर्विस दे रहे हैं. यहाँ हर यानी 14 PSC है, यहाँ सेंटर है, उपकेंद्र, 14 उपकेंद्र को यहाँ फैसिलिटी दी गई है, तो उतनी तो स्टाफ रहना चाहिए ना. तो यहाँ शासन ने, DHO ने यहाँ के अपना जाति से यहाँ प्रॉपर पर्सनल यहाँ इंटरेस्ट लेके यहाँ का काम पूरा करना चाहिए और व्यवस्थित यहाँ पब्लिक को ये समर्पित करना चाहिए. इतना मैं इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए भूपेंद्र रंगारी, तिरोडा. मानवी मनोरा रचण्यासाठी लागतं उत्कृष्ट व्यवस्थापन, नियमांचं पालन आणि उत्तम संतुलन, अन्यथा अपघात होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे निसर्गाचं संतुलन बिघडल्याने पर्यावरणाला धोका होऊन भूस्खलन, दरड कोसळणे असे भीषण अपघात होतात. त्यात जीवित व वित्तहानी होऊन अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त होतात. हे टाळण्यासाठी निसर्गाचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. तसेच डोंगरापासून सुरक्षित अंतरावर वस्ती करणे गरजेचे आहे. भूस्खलन प्रवण क्षेत्रांबाबत कायम सतर्क राहणे आवश्यक आहे. डोंगरावरची झाडे झुकणे, पाण्याखालची माती वाहून जाणे
या भूस्खलनाच्या प्रारंभिक खुणा असू शकतात. या संबंधित सूचना संबंधित विभागाला दिल्या पाहिजेत, जेणेकरून जीवितहानी टळू शकेल. निसर्गाचं संतुलन व नियमांचं पालन केल्यानेच आपलं आणि निसर्गाचं रक्षण होऊ शकतं. आपत्ती व्यवस्थापन, आयुष्याचे संवर्धन. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन. आपलं आयुष्य म्हणजे आंधळी कोशिंबिरीचा खेळ नाही, कारण अचानक कुठलंही संकट येऊन धडकू शकतं. त्यासाठी डोळे सतत उघडे असायला हवेत, अन्यथा अंदाज चुकून आपणच अडचणीत येऊ शकतो. अनेकदा आपण आपत्ती टाळू शकत नाही, पण सतर्कतेमुळे कमीत कमी नुकसान होईल याची काळजी घेऊ शकतो. संकटात घाबरून न जाता मार्ग काढू शकतो. शासकीय सूचनांचे पालन करून आपण मदत पथकाला सहकार्य करू शकतो. आपत्तीविषयी सतर्कता वाढावी आणि आपत्ती व्यवस्थापन सोयीचे व्हावे म्हणून शासनानं मौसम, मेघदूत, सचेत, भूकंप हे ॲप्स विनामूल्य उपलब्ध केले आहेत. त्यांचा वापर करा. सतर्कतेमुळे जीवितहानी बरोबरच वित्तहानी सुद्धा टळू शकते. प्रसंगावधान राखा, योग्य कृती करा. आपत्ती व्यवस्थापन, आयुष्याचे संवर्धन. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन. पाऊस निसर्गाचं वरदान आहे, पण त्याचबरोबर कडाडणाऱ्या विजा मात्र कधी कधी आयुष्य उद्ध्वस्त करू शकतात. महाराष्ट्रात विजा पडून झालेल्या मृत्यूंची सरासरी चिंताजनक आहे. विजा पडणे आपण थांबवू शकत नाही, पण आपण आपल्या जीविताची काळजी घेऊ शकतो. विजा चमकत असल्यास मोकळ्या जागेवर राहू नका. पत्र्याचे शेड, बसस्टॉपचा आसरा घेऊ नका. उंच झाडे, विजेचे खांब याखाली उभे राहू नका. छतावर किंवा उंच डोंगरावर असाल तर खाली उतरा. पाण्याच्या मोठ्या साठ्यापासून दूर राहा. घरात विजेची उपकरणे हाताळू नका. दामिनी ॲप तुम्हाला नैसर्गिक विजेच्या संभाव्य धोक्यांची सूचना अगदी विनामूल्य देते. ते वापरा आणि सुरक्षित स्थळी आसरा घ्या. आपत्ती व्यवस्थापन, आयुष्याचे संवर्धन. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन.